अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं चेंज मैनेजमेंट और वर्जन कंट्रोल। ये दो अहम टॉपिक्स हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्टिवली कंसिडरेशन में उसके होते हैं। चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट जो है, ये चेंजेस, वो कोई भी प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट होता है या उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तो चेंजेस के चांसेस होते हैं। ऐसा कभी कभार ही देखने में आया है कि कोई क्लाइंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स दे और उसके बाद आपको कुछ चेंज के लिए ना कहे। ऐसा हो नहीं सकता। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब क्लाइंट्स उनकी रिक्वायरमेंट्स देता है तो सम टाइम वो कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर जाता है, कुछ चीज़ें विगस होती हैं, क्लियर नहीं होती, जो कि वक्त के साथ साथ ये जो इश्यूज हैं रिजॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीचर्स एप्लीकेशन के वो क्लाइंट को क्लियर होते हैं, तो सम टाइम जो SRS है डॉक्यूमेंट बनने के बाद भी क्लाइंट जो है वो वेंडर के पास आ जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि फलां चीज़ जो है उसको चेंज कर दिया जाए। अब क्लाइंट जो है उसका कोई तय नहीं है ये चीज़ कि वो कितनी दफ़ा आएगा चेंजेस करवाने के लिए। बार बार आ सकता है, ये डिपेंड करता है किस नौयत की चेंजेस लेके आता है, ये अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो जो चेंजेस का जो काम है वो ऐसे ही ज़ुबानी कलामी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एप्लीकेशन बन रही है, खासतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अगर कोई फीचर उसने चेंज के लिए कहा और आपने कर दिया और 2 दिन बाद वो दोबारा फिर आ जाए कि नहीं मैंने गलती से आपको कह दिया, आप दोबारा काइंडली उसको पहले जैसा ही कर दें, तो फिर आपको हो सकता है वो चीज़ ट्रैक करने में या फाइंड आउट करने में थोड़ा मसला हो कि मैंने कौन सी चीज़ चेंज की थी। लेकिन अगर इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो किया जाए, कोई पॉलिसी, कोई तरीकाकार उसको चेंजेस को मैनेज करने के लिए, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो चेंज मैनेजमेंट जो है ये एक पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आप चेंजेस को मैनेज करते हैं। जितने भी रिक्वेस्ट आए उनको एक प्रॉपर जो एक तरीकाकार है उससे गुजार के इम्प्लीमेंट करते हैं। चेंज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मैनेज चेंजेस टू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जो चेंजेस आती हैं उनमें बार बार जो भी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की तरफ से आएँ उनको बाकायदा आप मैनेज करके किसी प्रोसीजर के तहत अगर उसको चलाएं, रन करें, एग्जीक्यूट करें, तो ये चीज़ चेंज मैनेजमेंट कहलाती है। विदाउट फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंश्योर दैट प्रपोज चेंजेस सपोर्ट बिजनेस गोल्स। जब तक आपको फॉर्मल को तरीकाकार को बाकायदा कोई जो डॉक्यूमेंटेड वे है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये कहना पॉसिबल नहीं है कि आप जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, वो आप सही तरह अचीव कर लेंगे। चेंज मैनेजमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं। डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के ये काम होता है, या डिफरेंट फेजेस से गुजर के होता है, या डिफरेंट मराहिल से। सबसे पहले आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, कोई इशू जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, और उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का एनालिसिस होगा या उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी जाएंगी कि चेंज जो है वो किस तरह की रिक्वेस्ट की गई है। चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, उसको एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में क्या कोई कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, कोई बजट, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी फंडिंग चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो भी इसकी डिटेल होगी उसको एनालाइज करने के बाद फिर चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और चेंज इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है या रिवाइज्ड SRS है वो इशू हो जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन सबसे पहले, फिर चेंज एनालिसिस और कॉस्टिंग, और फिर चेंज इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 बाकायदा मराहिल हैं जिनसे गुजर के चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। ये थी कुछ जनरल कैटेगरीज या जनरल स्टेजेस। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो ये जो ग्राफ है, ये जो साइकिल है पूरा, ये आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है कि एक कंप्लीट चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, ये चेंज को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस, वो किन स्टेप से गुजरता है। टॉप लेफ्ट से अगर देखें तो एरो के ऊपर चेंज रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। चेंज रिक्वेस्ट जो है ये स्टार्ट है कि क्लाइंट की तरफ से या किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट चाहिए कि किसी भी रिक्वायरमेंट को चेंज किया जाए। फिर चेक रिक्वेस्ट वैलिडिटी, उस रिक्वेस्ट को देखा जाता है कि वो वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं है, वैलिड है कि इनवैलिड है, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं है, क्या उसका वाकई कोई ऑब्जेक्टिव है, इस एप्लीकेशन के साथ उसका कोई रिलेशन बनता है जो रिक्वेस्ट आई है। उसकी वैलिडिटी चेक करने के बाद अगर तो इनवैलिड है
तो रिजेक्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट, और अगर वैलिड है रिक्वेस्ट तो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगी। फाइंड डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, फिर देखा जाएगा नेक्स्ट मरहले पे कि इस रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करने से क्या कोई और रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं होगा कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई एक फीचर जो है उसको चेंज करने के लिए कहा गया है एप्लीकेशन के अंदर, और उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फील करें कि इसकी वजह से दो तीन और जो चीज़ें हैं वो जो है उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, और जो भी उसकी इफेक्ट होगा उसको एनालाइज किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा प्रोसेस। रिक्वेस्ट लिस्ट जो है वो आगे चली जाएगी। फाइंड डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल किस डिपार्टमेंट के पास जानी है वो रिक्वेस्ट, उस डिपार्टमेंट का जो है वो तयन करने के बाद रिक्वायरमेंट चेंज लिस्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे फॉरवर्ड हो जाएगी। प्रपोज रिक्वायरमेंट्स चेंजेस, जिसमें बाकायदा फिर उस चेंज को रिक्वेस्ट को चेंज करने के लिए प्रपोजल भेजी जाएगी, और इसके लिए अगर कोई कस्टमर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी इस स्टेज पे उसमें ऐड की जाएगी, क्योंकि पिछले स्टेजेस जो हैं वो सारी ये 1, 2, 3 ये जो टॉप लेवल की जो 3 जो स्टेजेस हैं ये इंटरनली टेक्निकल टीम कर रही है, 4th भी टेक्निकल टीम ही कर रही है, लेकिन इस स्टेज पे अगर वो फील करती है कि इस मरहले पे क्योंकि अब चेंज जो है वो अप्रूव हो गई है, वैलिड है, उसको एनालिसिस कर लिया गया है, अब इस मरहले पे अगर कस्टमर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन को फीडबैक चाहिए तो वो भी इस मरहले पे ली जाती है। और इसका एनालिसिस करने के बाद अगर इस मरहले पे भी कस्टमर ये फील करता है कि नहीं जो है ये इनवैलिड रिक्वेस्ट है, या जो डेवलपमेंट टीम है वो फील करती है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट है, तो फिर इस मरहले पे भी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। वरना अगर वैलिड है, कस्टमर भी एग्री है और डेवलपमेंट टीम भी एग्री है, या SRS या रिक्वायरमेंट टीम, तो फिर ये जो रिक्वेस्ट है नेक्स्ट स्टेज पे चली जाती है, जहाँ पे असेस कॉस्ट ऑफ चेंज, जो चेंज इंप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है उसकी अगर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो असेस की जाती है कि इस पे कितना बजट आ सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड होती है। असेस कॉस्ट एक्सेप्टेबिलिटी कि मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाई तो हो गया कि इतना बजट इस पे जो है वो चाहिए, कंज्यूम होगा, तो फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये चेंज इतनी बजट में या इस कॉस्ट में फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि नहीं। इस स्टेज पे भी फिर कस्टमर की दोबारा इंफॉर्मेशन ली जाती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि इस मरहले पे ये जो चेंज रिक्वेस्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने से जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही हो, तो फौरन जो कस्टमर या क्लाइंट की जो फीडबैक है वो यहाँ पे चाहिए होगी। वो अगर ओके करेगा तो फिर जो एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट होगी चेंज, वरना अगर क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा कोई कॉस्ट के हवाले से या किसी भी इशू से, तो इस लास्ट स्टेज पे भी जो चेंज रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो सकती है। और अगर एक्सेप्ट हो गई है तो ओके, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हैं फ्रांस वाले या जो भी इन्वॉल्व होंगे वहां तक कन्वे हो जाएगी। अब ये 6 मराहल से गुजर के एक्चुअली चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस हुआ। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है कि जस्ट क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी, अगले दिन वो आके आपको फोन पे कह दे या सिंपल SMS कर दे कि मेरी फलां रिक्वायरमेंट्स जो है उसको इस तरह नहीं, इस तरह कर दें, इस तरह चेंज कर दें। तो ये प्रोसेस जो है ये ऐसे मैनुअली या ओरल जो डिस्कशन से नहीं होता, इसको बाकायदा एक पूरे प्रोसेस से गुजार के फिर इम्प्लीमेंट या रिजेक्ट किया जाता है। अगर रिजेक्ट भी करना है तो पूरी जो उसके लिए जो रिव्यू प्रोसेस है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चेंज एनालिसिस एक्टिविटीज, अभी हमने जिनका जिक्र किया, द चेंज रिक्वेस्ट इज चेक्ड फॉर वैलिडिटी, कस्टमर्स कैन मिसअंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स एंड सजेस्ट अननेसेसरी चेंजेस। उनका एनालाइज करना इसलिए भी जरूरी है कि समटाइम कस्टमर जो है वो किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर सकता है और गैर जरूरी चेंज आपको भेज सकता है। तो आप बीइंग ए टेक्निकल पर्सन ऐसे ही आंखें बंद करके उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसको बाकायदा एनालाइज करेंगे। द रिक्वायरमेंट्स विच आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज आर डिस्कवर्ड, इसमें किसी भी रिक्वायरमेंट को चेंज करने के नतीजे में अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं या उन पे उनका इसका कोई इफेक्ट हो रहा है तो उनको डिस्कवर किया जाता है कि ये नहीं कि जो रिक्वायरमेंट की चेंज रिक्वेस्ट आई है उसको आप इंप्लीमेंट कर दें और ये ना देखें कि इसके नतीजे में ओवरऑल एप्लीकेशंस पे और क्या असरात पड़ रहे हैं। Traceability information is used to find dependent requirements affected by the change.
ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है या ट्रेसेबिलिटी टेबल या इंफॉर्मेशन जो है वो एक डेवलप होती है, जिसमें देखा जाता है कि किस इंफॉर्मेशन का किस रिक्वेस्ट का या रिक्वायरमेंट का किस दूसरी रिक्वायरमेंट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की अगर आपने बनाई भी है, रिक्वायरमेंट टीम डेवलप कर लेते हो, तो उसकी मदद से बड़े आसानी से ये आइडिया हो जाएगा कि फलां रिक्वायरमेंट्स को अगर हम चेंज करेंगे तो ये किस पे डिपेंडेंट है या और कौन सी रिक्वायरमेंट्स इस पे डिपेंडेंट हैं, तो इसके नतीजे में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। द एक्चुअल चेंजेस विच मस्ट बी मेड टू द रिक्वायरमेंट्स आर प्रपोज्ड। जो इन तमाम जो इश्यूज के बाद जो एक्चुअल चेंज करनी होती है, जो एक्चुअल चेंज लानी होती है, वो फिर प्रपोज की जाती है। गैर जरूरी चेंजेस जो हैं वो उनसे फिर जो है वो बचा जा सकता है एनालिसिस की सूरत में। द कॉस्ट्स ऑफ मेकिंग द चेंजेस आर एस्टिमेटेड। इस मरहले पे जो एस्टिमेट है कॉस्ट को, जो चेंज को इम्प्लीमेंट करने का, वो भी तय होता है या उसका अंदाजा लगाया जाता है। नेगोशिएशंस विद कस्टमर्स आर हेल्ड टू चेक इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड चेंजेस आर एक्सेप्टेबल। चेंज को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो भी उसकी मोडालिटीज हैं वो पर्टिकुलरली कॉस्ट के हवाले से एंड पॉसिबल है कि जो चेंज रिक्वेस्ट है उसके नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा काम जो है आपका बढ़ जाए और जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो इंक्रीज कर जाए। तो इस सूरत में कस्टमर को ऑन बोर्ड लेना या क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेना या एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के बगैर चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और करनी भी चाहिए डेवलपमेंट टीम को। चेंज रिक्वेस्ट रिजेक्शन रीजंस। रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह क्योंकि किस वजह से जो रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन हो सकती है, टेक्निकल टीम उसको रिजेक्ट कर सकती है। इफ द चेंज रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, सबसे बड़ी वजह कि उसकी वैलिडिटी का अगर इशू है कि खामखा ऐसे उसने आंखें बंद करके मुंह उठा के कोई रिक्वेस्ट आपको दे दी है जो कि फिजिबल नहीं है। दिस नॉर्मली अराइजेस इफ अ कस्टमर हैज मिसअंडरस्टूड समथिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रपोज्ड अ चेंज व्हिच इज नॉट नेसेसरी। तो क्लाइंट समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आपको दे सकता है, ऐसी रिक्वेस्ट दे सकता है चेंज की जो कि इम्प्लीमेंट होने के काबिल नहीं है या उसने कोई मिसअंडरस्टैंड की है चीज़। जब आप उसको गाइड करेंगे तो पॉसिबली वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो वापस ले ले। सेकंड रीजन, इफ द चेंज रिक्वेस्ट रिजल्ट्स इन कंसिक्वेंशियल चेंजेस व्हिच आर अनएक्सेप्टेबल टू द यूजर। ऐसा भी पॉसिबल है कि क्लाइंट ने आपको चेंज की रिक्वेस्ट की और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो जब आप उसको गाइड करें तो हो सकता है कि वो अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ले या उसकी वजह से भी रिजेक्ट हो जाए कि आप फील करें कि इसकी वजह से आपका जो फलां फीचर्स हैं या ये जो फीचर्स हैं ये इफेक्ट होंगे और ये इफेक्ट हो सकता है उन पे। तो एंड पॉसिबल है कि इसकी वजह से भी जो चेंज की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाए या क्लाइंट उसको वापस ले ले। इफ द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इज टू हाई और टेक्स टू लॉन्ग, या उस चेंज रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए या उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, तो फिर भी चेंज रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आज का वर्जन कंट्रोल। जरूरी नहीं है कि जो चेंज रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट की तरफ से ही आए। समटाइम जो डेवलपमेंट जो आईटी कंपनीज हैं वो ऐसी प्रोडक्ट भी डेवलप करती हैं जिनका बाहर कोई क्लाइंट नहीं होता, वो खुद ही क्लाइंट होती हैं उनकी, यानी कि वो खुद से डेवलप कर रही होती हैं, खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में भी चेंजेस जो हैं वो आती हैं, लेकिन चेंजेस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग को फीचर है उसको आप चेंज करें, उसको मॉडिफाई करें। आप उसको किसी भी एप्लीकेशन को अपग्रेड भी तो कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो जो पहले वाला वर्जन है उसमें नई चीजें ऐड करेंगे या प्रीवियसली जो फीचर्स उसमें हैं उनको अपग्रेड करेंगे, चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है। तो होता क्या है कि जब आप चेंजेस करेंगे या अपग्रेडेड वर्जन्स बनाएंगे किसी भी एप्लीकेशन के, तो डेफिनेटली फिर नए नए वर्जन बनेंगे। जब वर्जन बनेंगे तो हर वर्जन के अंदर डिफरेंट चेंजेस होंगे, डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो अल्टर होंगे, तो उनको कीप ट्रैक रखना भी एक बहुत बड़ा इशू है। Version control enables multiple people to simultaneously work on single project. Each person adds his or her own copy of the files and chooses when to share those changes with the rest of the team. इसमें जो वर्जन कंट्रोल है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हैं वो यूज होती हैं बाकायदा इस काम को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए।
जिनकी आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में सबसे यूज हो रही हैं, जो कि इन चेंजेस को, इन वर्जन्स को प्रॉपरली जो है मैनेज करने में डेवलपमेंट टीम को हेल्प आउट करती हैं। वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेट्स वर्क डन साइमल्टेनियसली बाय डिफरेंट टीम मेंबर्स। होता समटाइम्स ये है कि एक जो एप्लीकेशंस है समटाइम्स उस पर डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे पैरेलल काम हो रहा होता है और ये सारा कुछ किसी एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर जा रहा होता है। तो एक टीम जब डाटा उठाएगी रिपोजिटरी से, उसको चेंज करेगी और वापस अपडेट करेगी, तो इम्पॉसिबल है कोई और टीम भी उस पर काम कर रही हो। तो ऐसी सूरत में फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको मैनेज करने के लिए, या जो फॉर एग्जांपल चेंजेस हैं उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए वर्जन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, जो कि बाकायदा ऑटोमेटेड तरीके से किया जाता है। ये एक सिंपल सा ग्राफ है जिसमें आप जो ओवरऑल पिक्चर है वर्जन कंट्रोल की, उसका थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, इस जो ट्री चल रहा है या सीरियल चल रही है, इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्जन जो है किसी भी एप्लीकेशन का मिसाल के तौर पे 1998 में आया, दूसरा वर्जन 2002 में, 5 में, 2011 में और 19 में। ये एक छोटी सी सीरीज है जो कि ये जाहिर कर रही है कि कोई एप्लीकेशन है जो कि डेवलप हुई और उसके अब तक मार्केट में 1998 से लेकर 2019 तक 5 वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं या 5 वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। अब ये काम होता कैसे है? अभी मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी थी आपको पिछली स्लाइड में कि बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं, जितना भी कोड है, तमाम चीज़ें वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर मौजूद होती हैं, जहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो ये रिपोजिटरी जो है ये वो सेंट्रल लोकेशन है जहां पे तमाम डाटा पड़ा हुआ है, कोड कह लें, स्क्रिप्ट कह लें या एप्लीकेशन जो डेवलप हो रही है। अपडेट की सूरत में ये जो फ्लो है ये वर्किंग कॉपी यूजर की है, डेवलपर की है। बेसिकली यूजर से मुराद यहाँ पे डेवलपर है या डेवलपमेंट टीम आप कह सकते हैं। अब डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स एट अ टाइम इस रिपोजिटरी के साथ अटैच हो सकती हैं। वर्किंग कॉपी वो होगी कि इस रिपोजिटरी से एक कॉपी उस डेवलपर के पास आ गई, उसमें चेंजेस करेगा, चेंजेस करने के बाद जब उसको फील हो कि चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो गई हैं या जो भी उसने काम करना था डेली बेसिस पे हो गया है, उसके बाद वो वापस कमिट कर देगा रिपोजिटरी के अंदर और जो अपडेटेड वर्जन है वो रिपोजिटरी के अंदर चला जाएगा। जो प्रीवियस वर्जन है, ओल्ड वर्जन, वो भी रहेगा और जो कमिट के बाद नया वर्जन है वो भी उसमें दोबारा नए सिरे से अपडेट हो जाएगा। ये है रिपोजिटरी और वर्किंग कॉपी का कॉन्सेप्ट। वर्जन कंट्रोल जो है वो कैसे काम करते हैं? अभी मैंने कहा कि आप जो डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स हैं वो पैरेलल किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रही होती हैं और उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स पे काम कर रही होती हैं। Different users make edits simultaneously. This is sometimes called branching. In this case, the version history splits and then merges again. इसमें ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक एप्लीकेशन जो है उसको फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में या उसके मॉड्यूल या कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है और ये जो ब्रांचेस हैं या किसी एक कंपोनेंट को जाहिर कर रही हैं या डिफरेंट कॉपीज हैं उसकी जो कि डेवलपमेंट टीम पैरेलल उस पर काम कर रही होती हैं। और एक सेंट्रल एप्लीकेशन जो है जिसको डिवाइड किया जा रहा है और ये ब्रांचेस जो टॉप और बॉटम की तरफ निकल रही हैं ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिन पे पैरेलल टीम्स काम कर रही होती हैं। और जब ये कमिट हो जाएं वापस डेवलपमेंट के बाद, तो वापस फिर एक सेंट्रल जो एप्लीकेशन है वो दोबारा फिर बन जाती है, डेवलप हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं चीजें। दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। डाटा वर्किंग कॉपी और रिपोजिटरी के लिए जो डाटा उठाने का और कमिट करने का जो प्रोसेस है, इसमें दो टेक्निक्स काम करती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरी है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। सबसे पहले ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल है। इन सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल ईच यूजर गेट्स हिज और हर ओन वर्किंग कॉपी बट देयर इज जस्ट वन सेंट्रल रिपोजिटरी। इसमें एक ही सेंट्रल रिपोजिटरी होगी और डायरेक्टली जो कि यूजर या टीम के साथ अटैच है। डाटा आएगा वर्किंग कॉपी की सूरत में लोकल सिस्टम पे, चेंज हुआ होने के बाद कमिट हो जाएगा, वापस रिपोजिटरी पे चला जाएगा। इसमें जो आपकी इंटरेक्शन है डेवलपमेंट टीम की जो इंटरेक्शन है वो रिपोजिटरी के साथ डायरेक्ट है। जबकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड का, डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर आप देखें तो सेंटर में एक और रिपोजिटरी लेवल इंक्रीज हो गया है। वर्किंग कॉपी
और रिपोजिटरी के दरमियान में ये एक सेकंड लेवल एक और है। अब ये जो प्रोसेस है ये 3 लेवल पे चल रहा है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल ईच यूजर गेट्स हिज और हर ओन रिपोजिटरी एंड वर्किंग कॉपी। हर यूजर के पास उसकी अपनी वर्किंग कॉपी और अपनी रिपोजिटरी भी होगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल है, जबकि प्रीवियस स्लाइड में अगर हमने आपको याद हो तो उसमें जो वर्किंग कॉपी है या यूजर है वो डायरेक्टली रिपोजिटरी के साथ अटैच था, एक ही सेंट्रल रिपोजिटरी, जबकि यहाँ पे हर एक के पास अपनी अपनी रिपोजिटरी है। प्रोसेस क्या होगा कि इनिशियली डाटा जो है सेंट्रल रिपोजिटरी से उठ के ये जो मिडिल लेवल पे जो रिपोजिटरी है यहाँ पे आएगा और यहाँ से जो वर्किंग कॉपी है वो जनरेट होगी। यहाँ के यूजर इस लेवल पे काम करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता जाएगा, करता रहेगा जब तक वो फिजिबल समझे, और फाइनली जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसको पुश जो कमांड है उसकी मदद से एक रिपोजिटरी से, यानी सेंट्रल जो मिडिल लेवल की रिपोजिटरी है वहां से सेंट्रल रिपोजिटरी या जो बैकएंड पे मेन जो रिपोजिटरी है वहां पे पुश कर दिया जाएगा या कमिट कर दिया जाएगा। अब दो तरह की कमांड्स हैं। रिपोजिटरी टू रिपोजिटरी जो है वो पुश और पुल हो रहा है इंफॉर्मेशन डेटा, जबकि रिपोजिटरी और वर्किंग कॉपी के दरमियान जो डाटा है वो कमिट और अपडेट हो रहा है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि ये काम जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से होता है, क्योंकि इंतहाई टेक्निकल काम है जिसमें बाकायदा एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब लार्ज एप्लीकेशंस, बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेशंस बन रही हों तो वहाँ पे फिर जो है मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग काम कर रहे होते हैं पैरेलल साइमल्टेनियसली, तो फिर किसी न किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। गिटहब इनमें से सबसे रिनाउंड है, गिटलैब और बीनस्टॉक और बहुत सी और सारी भी माइक्रोसॉफ्ट की भी, इवन माइक्रोसॉफ्ट टीम फाउंडेशन सर्वर, इस तरह की एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको वर्जन कंट्रोल करने का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती हैं। इसका फायदा क्या है जी? इस सारे प्रोसेस का वर्जन कंट्रोल बाकायदा ऑटोमेटेड तरीके से या इतनी एफर्ट से क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा फायदा मैनेज डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको बाकायदा तरीके से मैनेज किया जा सकता है। हैphazardly या ऑरली ज़बानी कलामी ये काम नहीं होता। ऑटोमेट प्रोसेस, तमाम प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाता है या ऑटोमेशन पे चला जाता है। इसका मतलब कि चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही थी, आपको मैनुअली डाटा उठाना नहीं पड़ता, कहीं सबमिट नहीं कराना पड़ता, इसके लिए बाकायदा कोई रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, ये काम ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा होता है। इनहेंस कोलैबोरेशन, इसकी वजह से जो कोलैबोरेशन है टीम्स की वो बेहतर हो जाती है। जैसे कि आइसोलेशन में काम हो रहा हो कि जब एक फॉर एग्जांपल सेंट्रल सिस्टम के साथ सारे अटैच होंगे, एक वर्जन कंट्रोल एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल गिटहब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू तमाम लोग जो है कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, और सेंट्रली डाटा जो है वो अपने डेस्क पे बैठे ही शेयर हो सकेगा। वैल्यूएबल एसेट्स प्रोटेक्टेड, इसकी मदद से जब आप तमाम चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे तो आपके जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है, आपका स्क्रिप्ट है, जो आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो लगाई हुई हैं अपनी एप्लीकेशंस पे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी फिर इसकी मदद से, क्योंकि थर्ड पार्टी या कोई तीसरा बंदा जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब आप तमाम एक सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे तो फिर ये काम ऑटोमेट तरीके से होगा। जैसा ही आज का लेक्चर जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट क्योंकि एक क्रूशल काम है जिसमें बार बार क्लाइंट आपके पास आएगा और बार बार चेंज रिक्वेस्ट के लिए आएगा, तो इसके लिए फिर जो उसके बार बार जो उसकी डिमांड्स हैं उनको एक मैनेज तरीके से फुलफिल करने के लिए चेंज मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये काम अगर हम डिटेल में देखें तो तकरीबन 6 फेजेस से मिलकर ये काम होता है, जिसमें चेंज रिक्वेस्ट आने से लेके उसकी अप्रूवल तक के तमाम मराहिल शामिल हैं। और इसमें तकरीबन हमने देखा कि 3 स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पे किसी भी मरहले पे जो रिक्वेस्ट है उसको टर्न डाउन या रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हमने दूसरा टॉपिक जो आज का है वो वर्जन कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया है कि वर्जन कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब चेंजेस के नतीजे में डिफरेंट वर्जन्स बनते हैं एप्लीकेशंस के या किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो उन वर्जन्स को कैसे मैनेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, और ये पूरा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड 2 टेक्निक्स रिनाउंड हैं जो कि यूज़ होती हैं।
और इनकी मदद से जो है वो बाकायदा मैनेज तरीके से और ऑटोमेटेड तरीके से जो वर्जन कंट्रोल का प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये था ये आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा इसमें। फिर भी कोई इशू हो तो हम उसको अपने जो व्हाट्सएप का जो सेशन है हमारा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।